अब हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। देखो बेटा, 1909, 1919 और 1935 ये तीन मुख्य रूप से बड़े अधिनियम अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लाए थे। और 1935 का अधिनियम बहुत विस्तृत था। जब भारत का संविधान बना तो कहते हैं लगभग 200 जैसी धाराएं जो है 1935 के अधिनियम से ऐसे कैसे हमने अपने संविधान में ली है। इस हिसाब से बहुत बड़ा था, लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में इसमें इतना कुछ दिया नहीं है। इसकी मुख्य थीम 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात की थी। उनको कुछ विषयों में स्वतंत्र रखा गया था, वो अपनी नीति निर्माण कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात थी। तो प्रश्न सीधा आता है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1935 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। 1909 में जैसे उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचिका होगी मुस्लिमों के लिए, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। अब 1937 के अंदर क्या होता है कि प्रांतीय विधान सभाओं के लिए चुनाव होते हैं। देखना घटनाक्रम कैसे बदलता है। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलती है। अब आप कहो कि सब कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली तो खुशी की बात है। नहीं, खुशी की बात तो है, लेकिन एक ऐसा धड़ा भी था जो कांग्रेस के विपरीत था, जैसे कि मुस्लिम लीग। क्या होता है देखिए, इस 1937 के प्रांतीय चुनावों में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी और तभी क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और हम इंग्लैंड के पास थे, इंग्लैंड के उपनिवेश थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू, जो कि 1945 तक चला, याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और इंग्लैंड कहता है भारत को कि आइए युद्ध में भाग लीजिए। यहां पर कांग्रेस या भारत के जो नेता थे वो ये कहते हैं कि भाई युद्ध के बाद हमें आजादी दो। अंग्रेज इसको अस्वीकार करते हैं, तो यहां पर जितनी भी ये सरकारें कांग्रेस की बनी थी ये सब त्याग पत्र दे देते हैं। दूसरा विश्व युद्ध, ध्यान रखना, 1939 से 1945 तक। लिख देता हूं मैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, 45। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंतिम लड़ाई का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया, मतलब 8 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 से बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से, ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान है, ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू। दूसरे ही दिन सुबह सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 9 तारीख को। अब गिरफ्तार करने के बाद ऐसा लगा कि ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग भूमिगत हो गए, रेडियो स्टेशन हुए और ये आंदोलन बहुत तेज गति से फैला। इसलिए इस आंदोलन की विशेषता है कि मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया। लोगों ने भूमिगत होकर के, अंडरग्राउंड होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसलिए कहते हैं कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन, किसी का नेतृत्व नहीं था। यहां पर गांधी जी ने नारा दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा था डू और डाई, अर्थात करो या मरो। यह अंतिम समय है आपके लिए कुछ करने का। करो या मरो, डू और डाई। कई बार आ जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन की विशेषता थी, यह आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था।
यह आंदोलन नेतृत्वहीन था। हाँ, नेतृत्वहीन मतलब क्योंकि सभी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी इसको लोगों ने अपने हिसाब से सफलता तक पहुंचाया। यह नेतृत्वहीन आंदोलन था, फिर भी सफल रहा, याद रखना। ये हो गया आपके अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये इतना ही दिया है आपके सिलेबस में, पढ़ाने की तो हिस्ट्री का कोई और छोड़ नहीं है, लेकिन ठीक है जितना दिया है उससे एक दो चीज मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। आप आराम से मेरे साथ बने रहिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता। 1937 में चुनाव होते हैं प्रांतीय विधानसभाओं के, और 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। ये भारत के लिए, जनमानस के लिए अच्छी बात थी कि लोगों ने कांग्रेस पे उस समय भरोसा किया, क्योंकि लीडरशिप उसके पास थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। भारत के नेता कहते हैं अंग्रेजों को कि युद्ध के बाद में हमें आजादी चाहिए, अंग्रेज उसको नकार देते हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। आगे चलते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा गया। बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है। अगले ही दिन मुख्य सभी नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया जाता है। गांधी जी ने यहां नारा दिया, करो या मरो। एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था, फिर भी सफल रहा। 1942 तक आ गए हैं हम। 47 की बात करते हैं। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी मिली। भारत का विभाजन हुआ। विभाजन क्यों हुआ देखते हैं। अगला जो टॉपिक है स्वतंत्रता व विभाजन। भारत की आजादी का जो खाका रचा गया वो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का प्रस्ताव था। स्वतंत्रता थी और विभाजन, इसके तहत फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हम स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, इस समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपने नए भाग्य से साक्षात्कार कर रहा है, और जो पीढ़ियां इस दृश्य को देख रही है वो अपने आप में सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको यह अवसर प्राप्त होता है। ये उनके शब्द थे उस समय मध्य रात्रि में जब उन्होंने देश को संबोधित किया था। देखो बेटा, ये जो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947 की, कि जब भारत को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन भारत को एक विभाजन की पीड़ा झेलनी पड़ी। अपने भाई को बांट करके अलग करना पड़ा उसको। उसकी पृष्ठभूमि में क्या था, क्यों विभाजन हुआ, यह प्रश्न आता है। पाकिस्तान के निर्माण या भारत के विभाजन के क्या कारण थे, हम कारणों पर चर्चा करते हैं। लगभग 8 कारण इस किताब में गिनाए हुए हैं, जो मैं आपके सामने यहां चर्चा में लाऊंगा। शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले कि 1930 के दशक से, जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1930 के दशक से जो मुस्लिम लीग थी वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग राष्ट्र के रूप में देखने लगी थी। 1930 के दशक से मुस्लिम लीग हिंदुओं व मुस्लिमों को अलग राष्ट्र के रूप में, अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखने लगी थी। सबसे पहली बात तो ये। अब आप कहोगे सर 1930 का दशक, 1930 में तो उसकी स्थापना हुई थी। 1930 के दशक का मतलब ये होता है बेटा, 10 साल है ना, तो 1930 से 1939 ये 10 साल, उसको 30 का दशक बोलते हैं, जहां पर 30 की संख्या आ रही। इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि मुस्लिम लीग जो है ना, वो ये कहने लगी कि नहीं, हिंदू और मुसलमान 2 अलग धर्म नहीं है, 2 अलग राष्ट्र हैं, विभाजन अवश्य होगा। बहुत पीड़ादायक था।
घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा, देखो मैं बताता हूं आपको। 1937 के जो परिणाम आए थे चुनाव के, प्रांतीय चुनाव के, जो हमने देखा था यहां पर सरकारें बनी थी ना, इसका क्या परिणाम हुआ? 1937 के प्रांतीय चुनावों में लीग को यह लगने लगा 1937 के प्रांतीय चुनावों के परिणामों से लीग को यह लगा कि मुस्लिमों की स्थिति गौण है, गौण व द्वितीय दर्जे की है। उनको यह लगा कि जब कांग्रेस इतनी जगह सरकारें बना रही है, 11 में से 7, तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो अगर हम यहां रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा। बहुत संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित मुस्लिम लीग ने ये परसेप्शन, ये जो एक सिद्धांत फैलाया लोगों के बीच में कि यार हमें कौन पूछेगा, देखो कांग्रेस ने इसी सरकार बना ली, अगर हम यहां रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए हमें तो अपना अलग देश चाहिए। 2 कारण मैंने आपको बताए। 1930 के दशक से मुस्लिम लीग ये देखने लगी थी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग धर्म नहीं बल्कि 2 अलग राष्ट्र हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव का जो परिणाम हुआ था, जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिली थी, लीग को यह सोचने पे विवश हुआ, लीग या विवश तो नहीं कह सकता, लीग ने यह सोच बनाई और उसका प्रसार भी किया कि भाई हम तो द्वितीय दर्जे के, हम गौण हैं, हम कभी मुख्य भूमिका में नहीं आ सकते इस राष्ट्र के अंदर, यदि रहे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। तीसरा कारण, पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद में हम अगले वीडियो में स्वतंत्रता और विभाजन, जो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं।